हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। तो आज मैं आपके सामने रोटेशनल डायनामिक्स का टेंथ लेक्चर लेके आया हूँ। 10th वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कि रोटेशनल मोशन से रिलेटेड है, वो दो टर्म्स या दो फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे। उनका नाम बता देता हूँ मैं आपको। एक है एंगुलर मोमेंटम और दूसरा है टॉर्क। आज का ये वीडियो इसी दो फिजिकल क्वांटिटी पे रहेगा। मैं स्टार्ट करता हूं पहले एंगुलर मोमेंटम से। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो टॉपिक ऊपर लिखा हुआ है वो है एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी ये चीज लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ये इसलिए जरूरत पड़ रही है क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का ऑलरेडी एक फॉर्मूला है। ये तो एक दूसरा फॉर्मूला हम बनाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। अब आप पूछेंगे सर पहला वाला कौन सा फॉर्मूला है, पहले से ही मैं बता देता हूं आपको। अब देखिए, आपका जो लीनियर मोमेंटम है ना, जो आपने पहले स्कूल में पढ़ा है, लास्ट ईयर पढ़ा है, वो जो P होता है वो m इंटू वी होता है, मास इंटू वेलोसिटी। उसी के बेस पे आपका जो एंगुलर मोमेंटम L होता है वो एक्चुअली वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए ना तो होता है r क्रॉस p, जिसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हम लिख सकते हैं आर पी साइन थीटा। ये आपका एंगुलर मोमेंटम है। ये एक्चुअल फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का। इसको बोला जाता है मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये वर्ड मोमेंट के बारे में मैंने आपको बताया था। मोमेंट वर्ड तभी यूज होता है जब डिस्टेंस भी देखा जाता है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसलिए इसका एंगुलर मोमेंटम बोल सकते हैं। एक और नाम है इसका, दैट इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये ऑलरेडी फॉर्मूला है हमारे पास। हम एक दूसरा फॉर्मूला जो डिराइव करने वाले हैं वो है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब वो कौन सा होना चाहिए? तो एक सिंपल कॉमन सेंस या एनालॉजी बोलता है कि अगर मेरा फॉर्मूला P इज इक्वल टू m इंटू वी है तो P जो है लीनियर मोमेंटम है, L जो है वो एंगुलर मोमेंटम है। तो हमको पता है कि जो लीनियर का जो टर्म्स होता है वो एंगुलर में कैसे कन्वर्ट होता है एनालॉजी के हिसाब से। V जो है वो हो जाएगा ओमेगा, लीनियर बन जाएगा एंगुलर, और m क्या बन जाता है रोटेशनल में? m बन जाता है I, है कि नहीं? तो हो गया ना दूसरा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे हम, वी विल डिराइव दिस फॉर्मूला L इज इक्वल टू आई ओमेगा। यही हमारा आज का पहला टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स हैव अ लुक। तो डिराइव करने के लिए हम एक कोई भी शेप का ऑब्जेक्ट आप ले लीजिए, उसका एक पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, और उस एक्सिस ऑफ रोटेशन में वो जो ऑब्जेक्ट है रोटेट कर रहा है। और रोटेट कैसे कर रहा है भाई? यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। जब किसी बॉडी का यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी होता है उस मोशन को कहा जाता है यूसीएम। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या हम लोग, हाँ, सिंप्लीफिकेशन, ये मैंने आपको जब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का बताया था डेरिवेशन, वहां भी मैंने ये वर्ड यूज किया था, सिंप्लीफिकेशन। फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पस हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है ये किस चीज का बना है? ये n डिफरेंट पार्टिकल्स का बना है, n डिफरेंट पार्टिकल्स। ऐसा होता नहीं है, मैंने आपको बताया था, ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन हमारे इस डेरिवेशन के लिए हम ये अज्यूम करते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन। अगेन मेरा वर्ड बहुत क्लियर है, सिंप्लीफिकेशन। ये आपको बोलना पड़ेगा जब आप ये डेरिवेशन ले रहे हो। n पार्टिकल्स है तो कुछ पार्टिकल्स दिखा देते हैं। एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस होता है याद रखिएगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है r1। एक दूसरा पार्टिकल m2, डिस्टेंस r2। पार्टिकल m3, ये सब m1 m2 क्या है? मास है, मास। r3 मास पार्टिकल m4, डिस्टेंस r4। पार्टिकल लास्ट वाला मास mn, डिस्टेंस rn। ऑल दिस डिस्टेंसेस आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है। अब जब ये बॉडी रोटेट हो रही है तो हर एक पार्टिकल का लीनियर सर्कुलर मोशन, सर्कुलर, हर एक पार्टिकल तो भाई सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो इसकी लीनियर वेलोसिटी भी होगी। तो इसका हम लोग लेते हैं v1।
और आप जानते हैं ये जो लीनियर वेलोसिटी होती है वो टेंजेंशियल होती है, सर्कुलर मोशन पता है, मतलब रेडियस को या r1 r2 को परपेंडिकुलर होगी। तो ये v1, इधर आप दिखाएंगे v2, यहाँ पे दिखाएंगे v3, यहाँ दिखाएंगे v4 और यहाँ दिखाएंगे vn। ये सब वेलोसिटीज है, ठीक है। अब हम पहला लेते हैं, हम लोग एक पार्टिकल लेंगे, पहला पार्टिकल, फिर उसको जनरलाइज कर देंगे। तो अगर मैं फर्स्ट पार्टिकल की बात करूं, फर्स्ट पार्टिकल की हम बात करते हैं तो हम ये फॉर्मूला लेंगे एंगुलर मोमेंटम का, L1 इज इक्वल टू R1 P1। अभी थीटा आप क्या लेंगे बताइए, थीटा सिंपल है, परपेंडिकुलर है ना, R और P, ये जो आपका है लीनियर मोमेंटम और ये R ये है लीनियर मोमेंटम, मतलब लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन, उनके बीच में एंगल 90 है। तो आप बोल सकते हैं साइन 90 अगर बोलना है। वैसे टेक्स्ट बुक वालों ने ये मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं आपके समझ के लिए लिख देता हूँ कि वो साइन 90 है और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो 1 हो गया, तो फिर क्या बचा भाई सर, इधर R1 बचा। अच्छा P को सर हम लोग ले सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी, यस ले सकते हैं। तो मास इंटू वेलोसिटी में तो मास चेंज हो रहा है, तो m1, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है v1। एक क्वेश्चन हो सकता है कि सिर्फ वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है, यूसीएम बोल रहे हैं। तो देखिए यूसीएम में जो आपको मैंने सिखाया था, जहां पे मैंने बोला v भी सेम रहता है मैग्नीट्यूड, वहां पे डिस्टेंस सब सेम था, r था डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्टेंस सेम नहीं है, सिंस डिस्टेंसेस फ्रॉम द एक्सिस सेम नहीं है, इसलिए लीनियर वेलोसिटी भी सेम नहीं रहेगी, ओके। तो ये हो गया। अच्छा अब आपको पता है फॉर्मूला v इज इक्वल टू r ओमेगा, पता होगा। तो v1 के इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो v1 लिखना है तो लिखेंगे r1 ओमेगा। विल आई राइट ओमेगा 1? नो, आई विल नॉट राइट ओमेगा 1, आई विल राइट ओनली ओमेगा बिकॉज द एंगुलर स्पीड इज कांस्टेंट। ये सब्स्टिट्यूट L1 इज इक्वल टू R1 M1 और इसकी जगह पे आएगा R1 ओमेगा। तो ये हो जाएगा M1 R1 स्क्वायर ओमेगा। ये पहला पार्टिकल का, इसको जनरलाइज कर देते हैं। तो जब जनरलाइज करने जाएंगे, जनरलाइज, सो टोटल एंगुलर मोमेंटम भाई क्या होगा, टोटल सबका मिला के होगा, that will be L1 plus L2 till Ln। L1 कितना है सर, M1 R1 स्क्वायर ओमेगा, दूसरे का सर M2 R2 स्क्वायर ओमेगा, लास्ट का सर Mn Rn स्क्वायर ओमेगा। कॉमन क्या दिख रहा है, ओमेगा कॉमन दिख रहा है, बाहर निकाल देंगे। M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर, Mn Rn स्क्वायर, बाहर ओमेगा। भाई ये क्या, ये तो सिग्मा है, सिग्मा mi ri स्क्वायर i इज इक्वल टू 1 to n इंटू ओमेगा। कुछ याद आया क्या, ये लास्ट वीडियो में से यही तो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। भाई प्रूव हो गया फॉर्मूला। एंगुलर मोमेंटम को अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में लिखना है तो उसका फॉर्मूला है आई ओमेगा। सिंपल था, है कि नहीं। ये कौन सा वाला है, एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बड़ा इजी है। जिन लोग ने मेरा वीडियो काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल वाला देखा है तो वैसे मिलता जुलता है, कुछ खास अलग नहीं है। देखिए एक चीज याद रखिएगा, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ मैथमेटिकल स्टेप्स, वो जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो तो आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक हो गया। अब दूसरा कौन सा है सर, दूसरा टॉर्क है। तो हम चेंज कर देंगे, हमारा जो एंगुलर मोमेंटम है उसको हटा के वहां लिखेंगे टॉर्क, TORQE, टॉर्क। अब टॉर्क में क्या क्या चेंजेस आएगा, देखिए टॉर्क क्या होता है। टॉर्क जो होता है वो जो नॉर्मल हमारा जो ट्रांसलेशनल मोशन होता है, जो फोर्स होता है ना,
वही जब रोटेशनल मोशन हो जाता है तो उसको हम फिर फोर्स नहीं बोलते, उसको हम टॉर्क बोलते हैं। अब जब आप डोर खोल रहे हैं, आप जब पुश करेंगे नॉब को या पुल करेंगे, तो डोर जो घूमता है रोटेशनल मोशन में, तो वो जो फोर्स आप अप्लाई करते हैं फिर उसको आप फोर्स नहीं बोलते, आप उसको टॉर्क बोलते हैं। अब आप पूछेंगे सर टॉर्क क्यों बोलते हैं, फोर्स क्यों नहीं बोलते? उसका कारण है क्योंकि देखिए आपका फोर्स का फॉर्मूला इसके जैसे देखिएगा, फोर्स का फॉर्मूला आपका है मास इनटू एक्सेलरेशन। वहीं जब हम लोग टॉर्क की बात करते हैं तो टॉर्क में ये डिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा? आर वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप कहाँ से पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं? एक्सिस से। अगर एक्सिस के पास है तो डोर खोलना डिफिकल्ट है, मैं बता चुका हूँ पहले। अगर दूर से करेंगे तो डोर खोलना आसान है ना? तो मतलब डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। इसलिए टॉर्क को दूसरा नाम कैसे दिया है? मोमेंट ऑफ फोर्स। जैसे यहाँ कैसे बोलते हैं? मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो टॉर्क को बोले जाता है मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, इसीलिए टॉर्क है और फोर्स वर्ड नहीं है। मैं सेम चीज आपको लिख रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए। तो क्या होगा बेटा टाउ का? टाउ का होगा आर एफ साइन थीटा। आपका टॉर्क का फॉर्मूला एक है, हम दूसरा डिराइव करें किसके फॉर्म, किसके टर्म्स में? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लॉजिकली बताइए क्या होना चाहिए, जैसे मैंने आपको पहले से लॉजिकली बता दिया क्या होना चाहिए। तो भाई सर एक्सेलरेशन जो लीनियर है एंगुलर में अल्फा हो जाएगा, करेक्ट, अल्फा हो जाएगा। और मास का क्या होगा? मास तो हमारा हमने पढ़ा है कि वो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए, तो ये होना चाहिए ना फॉर्मूला। देख ले कैसे डिराइव होता है। तो पहला सबसे पहला चेंज इधर आएगा आपके डायग्राम में। क्या आएगा सर? अब ये आएगा, जब एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट हो सकती है? तो आपको यहाँ पे अल्फा दिखाना पड़ेगा, करेक्ट। फिर यहाँ पे आप v1 नहीं दिखा सकते, आपको f1 दिखाना पड़ेगा, फोर्स। f2, f3, f4, fn, ये चेंजेस आएगा। चेंजेस कर दिया मैंने आपको। स्टार्टिंग का क्या आएगा? कंसीडर बॉडी रोटेटिंग विद एन एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ये बोलना पड़ेगा। और फिर सिंप्लीफिकेशन, वी कंसीडर द ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ n डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ मास m1 m2 m3 mn एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 r2 r3 rn फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये स्टार्टिंग का आपका रहेगा। अब हम आते हैं हमारे फर्स्ट पार्टिकल का अगर हम टॉर्क का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला फॉर्मूला, तो R1 F1 sin 90, सेम चीज क्योंकि परपेंडिकुलर है, और sin 90 तो भाई 1 होता है तो वो तो निकल जाएगा। अब आपका जो F है, F का फॉर्मूला M में है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? R1 M1 A1, बट हमको तो रोटेशनल अल्फा में लिखना है, तो हम लिखेंगे ए। जैसे हम लिखते हैं ना V इज इक्वल टू आर ओमेगा, वैसे ए को लिखा जाएगा आर अल्फा। वही सेम, या फर्स्ट लेक्चर में हुआ डिस्कशन। मतलब कि अगर मुझे A1 लिखना है तो मैं लिखूंगा R1 और अल्फा 1 नहीं लिखूंगा अल्फा, क्योंकि अल्फा तो कांस्टेंट है। अल्फा एक्सेलरेशन कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंज हो रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन तो जो है वो फिक्स है। सब्स्टिट्यूट tau 1 is equal to r1 m1 r1 अल्फा, तो m1 r1 स्क्वायर अल्फा, ये आपका एक हो गया। चलो भाई जनरलाइज कर दो, जनरलाइज। So total torque of the body will be tau is equal to tau 1 plus tau 2 plus tau m. So this is going to be m1 r1 square alpha, m2 r2 square alpha, mn rn square alpha। क्या कॉमन है सर? अल्फा कॉमन है, चलो भाई निकाल दो। m1 r1 square, m2 r2 square, mn rn square alpha। अरे ये तो अपना वही है चिर परिचित, जिसको हम बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। क्या ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है भाई, डेराइव हो गया, डेरिवेशन हो गया। सो जो सिंपल चेंजेस है वो डायग्राम में कर देने का और आपका हो गया डेरिवेशन।
तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसमें एक और छोटा सा टॉपिक है इसी से रिलेटेड, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क से रिलेटेड एक है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, एक और छोटा सा टॉपिक है इसी में, उस टॉपिक का नाम है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, काफी उसका एप्लीकेशंस है और काफी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, पहली बात तो आप इसका बात समझिए, कंजर्वेशन, ये वर्ड कंजर्वेशन आपने सुना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या होता है इंग्लिश का मतलब कंजर्वेशन? कंजर्वेशन मतलब जो चीज बदलती नहीं है, कांस्टेंट रहती है। तो एनर्जी के बारे में आपने क्या पढ़ा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि भाई एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर एंड द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट वही है कंजर्वेशन। तो ये क्या बोलता है, ये एक्चुअली आपने लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम 11th स्टैंडर्ड में। याद दिलाता हूँ मैं, क्या था उसमें, वो याद करिए, कोलिजन होता था, दो बॉडी होती थी, एक दोनों की अलग अलग u1 u2 वेलोसिटी होती, कोलाइड करते थे, कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाती थी v1 v2। तो हम क्या बोलते थे, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, और फॉर्मूला क्या लिखते थे, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। याद आ रहा है, वो था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसका टर्म्स क्या, डेफिनेशन कैसा था मालूम है, द लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, द लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड इन एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। मैं वापस बोलता हूँ, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो बोल के मैं इसका स्टेटमेंट लिखने वाला हूँ, वो बोल के वापस सुनिएगा। The linear momentum of an isolated system is conserved in absence of an external unbalanced force। अभी ये टर्म्स में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ डेफिनेशन, और बनता है इसका डेफिनेशन, लिख रहा हूँ, ध्यान से लिखिएगा। मैंने बोला था द लीनियर मोमेंटम, मैं बोलूंगा द एंगुलर मोमेंटम, द एंगुलर मोमेंटम, मैं बता था लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, तो मैं बोला था एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। फिर मैंने बोला था इज कंजर्व, तो यहाँ वो वर्ड तो यहाँ भी आएगा, इज कंजर्व। फिर मैं बोला था इन एब्सेंस ऑफ, तो वो भी आएगा इधर, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स बोला था, तो यहाँ पे आएगा एक्सटर्नल, क्या आएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं आएगा, क्या आएगा भाई, टॉर्क आएगा, टॉर्क। बस इतना ही चेंज हुआ, इधर ये चेंज हो गया, इधर ये चेंज हो गया। आपका जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम था बन गया कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हाँ, मतलब कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, मतलब सॉरी टॉर्क, यहाँ तो आपका रोटेशनल है, अगर एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है तो आपका मोमेंटम जो एंगुलर मोमेंटम है वो चेंज नहीं होगा। क्या मतलब, इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है आई ओमेगा, अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा है और अगर उसमें कुछ चेंजेस आ गया, सपोज I1 ओमेगा 1 हो गया और उसके बाद I2 ओमेगा 2 हो गया, तो ये चेंज नहीं होगा, ये सेम रहेगा, ये कांस्टेंट, ये इक्वल रहेगा, चेंज नहीं होता है। दैट इज व्हाट इट मीन्स। मगर कंडीशन है, क्या कंडीशन है, कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क उस पर एक्ट नहीं होना चाहिए, वो जरूरी है, अनबैलेंस्ड वो नहीं होगा। तो I1 ओमेगा 1 हो, I2 ओमेगा 2 हो, आगे भी जो हो, it will not change, that product will remain same. I1 can change, omega can change, but the product will not change, है कि नहीं। जैसे कि मैं बोलूँ सपोज ये 8 है, ये 3 है, फिर मैं बोलूँ ये तो भाई 6 हो गया, तो फिर ये 4 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि 24 शुड बी इक्वल टू 24, वैसा। तो आप आई चेंज हो सकता है, ओमेगा चेंज हो सकता है, उसको प्रोडक्ट चेंज नहीं होगा। यही है स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये मैं आपको प्रूव करता हूँ अभी, इसका प्रूफ है, बड़ा मस्त, इजी प्रूफ, इजी प्रूफ।
क्वांटिटी तो मैंने वहीं से लिया। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो डेरिवेटिव, यू शुड बी नोइंग बाय नाउ, क्योंकि मैथ्स 2 में पार्ट 2 में पहला ही चैप्टर डेरिवेटिव में भी डेरिवेटिव था। यूवी, यूवी आई होप यू नो यूवी, बट चलो भाई आपके रेफरेंस में लिख देता हूँ यूवी यहाँ ऊपर। डी बाई डी एक्स ऑफ यू वी, इसका फॉर्मूला है u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। बहुतों को आप लोग को तो मालूम होगा, है ना, ये फॉर्मूला है। मतलब पहला टर्म बाहर निकालने का, दूसरे टर्म का डेरिवेटिव लेने का, प्लस दूसरा टर्म बाहर निकालने का, पहले टर्म का डेरिवेटिव लेने का, ठीक है ना। तो dl बाई डी टी इज इक्वल टू पहला टर्म बाहर क्रॉस dt बाई डी टी प्लस दूसरा टर्म बाहर क्रॉस dr बाई डी टी। अब अप्लाई दैट फॉर्मूला। ओके, r वेक्टर क्रॉस, मैं आता हूँ इसके ऊपर, पहले इसकी बात करता हूँ। व्हाट इज दिस? दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट? बहुत बार पढ़ा होगा भाई, फिजिक्स में पढ़ा होगा, लॉज ऑफ मोशन में। अगर आप लोगों ने डेरिवेटिव चैप्टर किया है तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो फर्स्ट एक्सरसाइज उसमें भी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, ठीक है। ये क्या है सर? दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो रेट कब बढ़ रहा है? व्हेन इट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इसको अगर आप पढ़ने जाएंगे तो ये बनता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये कहाँ सुना है सर? ये हमने सुना है न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। याद दिलाता हूँ मैं, क्या स्टेटमेंट है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो न्यूटन सेकेंड लॉ बोलता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है ना, लीनियर मोमेंटम, वो फोर्स है, फोर्स। सो दिस इज फोर्स। इसके लिए न्यूटन सेकेंड लॉ। आर क्रॉस है सर, इधर है टॉर्क, है टॉर्क प्लस, यहाँ देखिए योर मोमेंटम, दिस इज लीनियर मोमेंटम ना, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास इनटू वेलोसिटी क्रॉस वेलोसिटी, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स 11 में था, 12th में है शायद, 12th में अभी तक हुआ नहीं होगा, हुआ होगा तो वेरी गुड। सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट इज 0। व्हाई? बिकॉज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज ए बी साइन थीटा, एंड साइन थीटा में अगर सेम वेक्टर है तो थीटा 0 डिग्री, साइन 0 इज 0, देयरफॉर दिस इज 0 वेक्टर। क्या बचा? सिर्फ टॉर्क बचा। dl by dt is equal to torque। हमारा लॉ क्या बोलता है? लॉ बोलता है कि एब्सेंस है भाई, टॉर्क एक्ट नहीं करता है, एक्सटर्नली टॉर्क है ही नहीं। तो इस कंडीशन के हिसाब से when टाउ इज इक्वल टू 0, 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा लॉ ये बोलता है कि भाई टॉर्क तो आपको नहीं लेना पड़ेगा, कैंसिल नहीं, एब्सेंस है, एब्सेंट है तो 0 है, ठीक है। तो मेरा dl by dt क्या हो गया? dl by dt, सर माई dl by dt इज 0। मेरे को अभी आपका एक नॉलेज टेस्ट करना है डेरिवेटिव का। dl by dt इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इट इज अ डेरिवेटिव। अब आप मुझे बताइए डेरिवेटिव कब 0 होता है? डेरिवेटिव किसका 0 होता है या कब 0 होता है? तो इसका सिंपल आंसर है कि सर जब कोई कांस्टेंट होता है ना, तब डेरिवेटिव 0 होता है। ये आपको फॉर्मूला लिस्ट होगा तो इसमें लिखा होगा कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म है ना तो ही डेरिवेटिव 0 होगा। इसका मतलब अगर dl by dt 0 है, इसका ये मतलब हुआ कि L क्या है भाई? सर L तो कांस्टेंट है। हो गया कंजर्व, कांस्टेंट, प्रूव्ड। We have proved that L is constant. L का मतलब I omega is constant।
मतलब I1 ओमेगा 1, I2 ओमेगा 2 एंड सो ऑन। अच्छा, ओमेगा को आप 2 पाई n भी लिख सकते हैं ना, मतलब यू कैन से I इंटू 2 पाई n, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसमें 2 पाई तो ऑलरेडी कांस्टेंट है तो उसको हटा दो, तो यू कैन से I1 n1, I2 n2, मतलब इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ज़्यादातर अपने सम्स ना फ्रीक्वेंसी में होते हैं, वैसे एंगुलर वेलोसिटी में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंसी में भी सम्स होते हैं, तो इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। सो दैट्स योर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आई हैव प्रूव्ड इट। इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल टॉर्क योर एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अब इसका यूज की तरफ बड़ा इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, दो आपको दिया हुआ एप्लीकेशन आपके टेक्स्ट बुक वालों ने। एप्लीकेशन बड़ा इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। एक तो एप्लीकेशन है बैले डांसर, बैले डांसर, और दूसरा एप्लीकेशन है डाइविंग इन स्विमिंग पूल। क्या है ये? देखिए, बेसिक एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपको बढ़ाना है घटाना है तो पहले वो समझ लीजिए कैसे बढ़ता और घटता है, तो फिर आपको ये एप्लीकेशन समझ में आएगा। अब देखिए, रॉड है, रॉड है ना, मैं उसके सेंटर से उसको घुमा रहा हूँ, इसका रॉड का लेंथ है L, और दूसरा कंडीशन वही रॉड वही मटेरियल, मगर मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन उसका एज से, एज। दो तरीके से हम लोग रॉड को रोटेट करा रहे हैं, एक तो उसके सेंटर से और एक एज से। अब आप अपना सिंपल कॉमन सेंस यूज करके बताइए कि किधर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, क्योंकि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलता है, इट इज सिग्मा mi/ri स्क्वायर, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यही तो है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किधर ज़्यादा होगा? अभी आपका मास इधर और इधर है अबाउट मोमेंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ तक है? सर राइट में L/2 तक है और लेफ्ट में भी L/2 तक है कि नहीं? यहाँ पे कहाँ तक है? यहाँ पे सर एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस L तक है, इसका डबल है। ये तो सिर्फ L/2 था, ये L है। डिस्ट्रीब्यूशन अगर लंबा हो जाता है ना तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है, मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, सेकेंड केस में इसका कम है। सिंपल एग्जांपल देता हूँ, कभी आप ट्रैक पे चले हैं पटरी पे, या जो लोग रस्सी पे चलते हैं ना, वो लोग ऐसा हाथ ओपन करते हैं, एक बड़ा सा लकड़ी पकड़ते, क्यों करते हैं? वो लोग अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाते हैं। आप पूछेंगे उसका क्या फ़ायदा, तो आ जाइए इधर, इधर आ जाइए। तो अगर यहाँ पे ये कंडीशन पे कहाँ जगह है, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाता हूँ तो ओमेगा का क्या होगा? सर ओमेगा घटना चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी घट जाना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट कांस्टेंट है ना, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरे को घटना पड़ेगा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी भी घटना चाहिए सर। और अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटाता हूँ तो हटाएंगे तो सर आपका एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा। इसका मतलब है जब आप अपना हाथ ओपन करते हैं, आप अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाते हैं, क्योंकि आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास बढ़ा दिया। इसका मतलब है आपकी एंगुलर वेलोसिटी, जो टर्न होने की वेलोसिटी, वो घट जाती है, फ्रीक्वेंसी घट जाती है, तो आपका टर्न होने का चांसेस कम हो जाता है, बैलेंस हो जाते हैं। ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी नहीं होगी तो आप गिर जाएंगे। अब आ जाइए आपके टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन पे, बैले डांसर। बैले डांसर जानते हैं, वो आइस स्केटिंग में वो लोग मस्त, वो लड़कियां होती हैं पतली पतली, लड़के भी होते हैं पतले पतले, वो घूमते हैं, ऐसा डांस वांस करते हैं, बॉडी को घुमाते हैं, है ना। कभी ध्यान से देखिएगा, जब वो लोग स्लो एकदम पूरे सर्कमफ्रेंस पे घूमते हैं तो अपना हाथ वाथ खोल के ऐसा घूमते हैं। हाथ जब वो खोल देते हैं ना, धीरे से एकदम मस्त लाइक घूमते रहते हैं, क्योंकि अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा देते हैं ना, तो उनकी एंगुलर वेलोसिटी घट जाती है। और जब कभी देखिएगा वो लड़कियां हैं ना, फटाफट फटाफट एक जगह पे खड़ी होकर गोल घूम रही हैं। जब वो गोल घूम रही है, उनका हाथ वाथ सब पास में आ गया है। जब हाथ वाथ सब पास में आ गया है, मतलब उन्होंने अपनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटा दिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आपने घटा दिया तो आपकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, मतलब आप फास्ट घूमेंगे। सिंपल। आपने, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग हमारा फिजिक्स का कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अप्लाई कर रहे हैं। और
डाइविंग इन अ स्विमिंग पूल, अभी सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर से जब कोई डाइव करता है ओलंपिक्स में या गेम्स में, एशियन गेम्स में, तो आप देखिएगा पहले वो अपना बॉडी ओपन करता है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा दिया। जब हवा में जाता है ना जंप करके, फिर वो अपने बॉडी को मोल्ड फोल्ड करता है, और फोल्ड करने के बाद हवा में समरसॉल्ट करता है। क्यों कर पाता है? जब वो अपनी बॉडी को फोल्ड करता है तो अपनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटाता है। जब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट जाता है तो एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो मस्त हवा में घूमता है। तो लोगों को अच्छा लगता है देखने को कि जैसे पानी में गिरने व जाने वाला होता है तो फिर ओपन करता है, फिर अपनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा देता है, एंगुलर वेलोसिटी घटा देता है और फिर पानी के अंदर चला जाता है। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग हमारा फिजिक्स का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम को फॉलो करते हैं। आई होप आपको ये दो टॉपिक समझ में आया बेस्ड ऑन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। अब थियरी कंप्लीट हुआ, लेकिन बिना सम्स के तो हमारा वीडियो होता नहीं है कंप्लीट, तो हम लोग सम देख लेते हैं। तो यहां पे मैंने एक सम लिया हुआ है जो कि आपके सॉल्व एग्जाम्पल से लिया है। अभी सॉल्व एग्जाम्पल से लेने का कारण यही है कि कई लोग को ये सॉल्व एग्जाम्पल डिफिकल्ट लगता है, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजिंग है। चलिए देख लेते हैं क्या है इसमें सॉल्व एग्जाम्पल। अ स्फेरिकल वाटर बलून, तो उन्होंने क्लियर कर दिया है कि स्फेरिकल बलून है, तो स्फीयर की बात हो रही है, इज रिवॉल्विंग एट 60 आरपीएम, उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो बोलते हैं थोड़े थोड़े टाइम में ना उसका पानी उसमें से लीक कर रहा है, तो थोड़े टाइम पर उसमें 48.8% पानी उसमें से बाहर लीक हो जाता है। तो पूछा है कि क्या फ्रीक्वेंसी, जो बलून बच गया, इतना पानी लीक होने के बाद जो बलून बच गया उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। मतलब एक फ्रीक्वेंसी दिया और दूसरा फ्रीक्वेंसी पूछा है। तो फॉर स्फीयर, इस स्फीयर की बात हो रही है कि नहीं। तो आपको N1 दिया हुआ है 60 आरपीएम, इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं सिखाया मैंने, 1 आरपीएस, ठीक है। और आपको सेकेंड फ्रीक्वेंसी पूछा है, वो ध्यान रखिएगा। अच्छा, अभी परसेंटेज में उसका है ना पानी है, तो हम लोग ले लेते हैं कि भाई M1 चलो ले ले 100% है ना, तो बाद का मास कितना होगा पानी का, 100 में से 48.8 माइनस कर दो तो बचेगा 51.2। आप बोलेंगे सर यूनिट कुछ भी लो, अपने तो परसेंटेज का जो सिर्फ परसेंटेज के हिसाब से लिया है, तो आप केजी वेजी कुछ भी ले सकते, दैट इज नॉट एन इश्यू, ठीक है। तो भाई इसमें कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो अप्लाई नहीं हो रहा है, तो हमारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो क्या है भाई एंगुलर मोमेंटम का, एक तो आई ओमेगा और एक आई एन वाला है। फ्रीक्वेंसी तो मैं आई एन ले लेता हूँ, I1 N1 इज इक्वल टू I2 N2, मुझे N2 चाहिए, तो ये हो जाएगा I1 अपॉन I2 इंटू N1 इज इक्वल टू N2। ये मेरा मेन इक्वेशन है। मुझे N1 पता है, लेकिन I1 I2 तो निकालना पड़ेगा। चलो देख लेते हैं I1 I2 कैसे मिलेगा। स्फीयर है, स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब सेंटर से घूमता है तो क्या फॉर्मूला है, 2/5 mr², ठीक है। तो I1 इज इक्वल टू 2/5 m1 r1² and I2 will be 2/5 m2 into r2²। डिवाइड कर लो, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 2/5 कट जाएगा, m1 अपॉन m2 बचेगा और r1 अपॉन r2 द होल स्क्वायर बचेगा। सॉरी ये 2 है। अब देखिए आप बोलेंगे सर m1 m2 तो चलो मालूम है सर, लेकिन r1 r2 तो कुछ है ही नहीं, रेडियस तो कुछ दिया नहीं है। बस यही इस सम में इधर ही प्रॉब्लम है, ये क्या करने का। इस पूरे सम का जो जहाँ पे तकलीफ होगा या प्रॉब्लम आएगा वो इसकी वजह से, कुछ दिया ही नहीं, करने का क्या इसका। अब वो क्या करने का वो आप समझ लिए ना, तो आपके लिए सम में कुछ बचा ही नहीं। क्या है उसमें, देखिए अब इसको हम लोग मास में कन्वर्ट करें, कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब आपको मालूम है कि V इज प्रोपोर्शनल टू r³। कैसे आप बोलेंगे सर, क्योंकि स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 πr³ है ना। एंड V इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू मास। ये कैसे सर, वॉल्यूम डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम।
तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब एंड वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब कि V1 upon V2 should be equal to M1 upon M2 should be equal to R1 upon R2 cube। हाँ, कुछ तो रिलेशन मिल रहा है, अभी तो कुछ रिलेशन बनेगा। आप ले लीजिए क्यूब रूट, तो क्या हो जाएगा M1 upon M2 raised to 1/3 is equal to R1 upon R2। भाई इधर पहुंच गए हम लोग, पहुंच गए। क्या मैं R1 upon R2 डाल सकता हूँ? हाँ डाल सकता है, चलो डाल देते हैं। Therefore I1 upon I2 is equal to M1 upon M2। ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से, इधर मैं लिख रहा हूँ, ब्रैकेट बना देता हूँ, इधर मैं लिख रहा हूँ M1 upon M2 raised to 1/3 और स्क्वायर भी तो है बाहर, raised the whole square, कुछ नहीं है, 2/3 है, ये 2/3 और ये 1 ऐड करो, 2/3 plus 1, 2/3 plus 1, 3 1 जा 3 plus 2, 5/3। अरे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया भाई, प्रॉब्लम इज सॉल्व, पूरा मास में आ गया रेशियो। अब आ जाओ इधर, फ्रॉम 1 N2 is equal to I1 upon I2 कितना है सर? M1 upon M2 the whole raised to 5/3 into N2, sorry N1, ये यूज कर रहा हूं मैं। मास 1 कितना है? मास 1 सर 100 है, ओके। मास 2 कितना है? मास 2 सर 51.2 है, ओके। द होल रेज्ड टू 5/3 सर N1 कितना है? N1 तो अरे 1 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बड़ा ट्रिकी लग रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप एक पॉइंट हटा के ऊपर 1000 कर दो, 1000 upon 5/2 raised to 5/3। अरे ये तो क्यूब है ना, हाँ सर 10 का क्यूब है और ये 8 का क्यूब है, तो जो क्यूब रूट है दोनों का क्यूब काट देगा, तो क्या बचेगा? तो सर बचेगा 10 upon 8 raised to 5। इसको अगर हम कट करेंगे तो 1.25 raised to 5। अभी आपको करना है, आंसर मैं लिख देता हूँ, 3.052 RPS। ट्रिक कहाँ था बताओ? ये जो पार्ट है ना, ये कैसे आप इसको एडजस्ट करते हैं ना इधर, वही ट्रिक है, नहीं तो इस प्रॉब्लम में कुछ नहीं है। अब प्रॉब्लम टेक्स्ट में क्या, उन्होंने प्रेजेंटेशन बड़ा ऊट पटांग दी, मतलब ठीक है उन लोगों के हिसाब से सही होंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो समझने में बड़ा तकलीफ हो जाता है। शायद इस ऑर्डर में जाते हैं तो समझने में आसान हो सकता है, ये मेरा मानना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, जिन्होंने किया होगा उन लोग भी बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं है, लेकिन उसको पढ़ते समय एक नॉर्मल स्टूडेंट को थोड़ा डिफिकल्टी तो लगता है। ये सॉल्व एग्जाम्पल, और एक अनसॉल्व भी है, मैं सोचता हूँ भी कर दूँ, है कि नहीं, क्यों छोड़ने का वो अनसॉल्व? क्योंकि फिजिक्स तो का जान जो है वो न्यूमेरिकल्स है, थियोरी तो सब ठीक है, लेकिन जो उसका रियल कोर है ना वो न्यूमेरिकल है। एक ही और समय कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं एक अनसॉल्व एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ, मुझे अच्छा लगा एक्सरसाइज, न्यूमेरिकल सम एक्सरसाइज का, तो हम लोग कर लेते हैं ना। तो देखिए, अ फ्लाई व्हील यूज्ड टू प्रिपेयर अर्थनवेयर पॉट्स इज सेट इनटू रोटेशन 100 RPM। अगर आपने देखा होगा वो मटका बनाते हैं तो एक चीज़ घूमती रहती है, वो लोग हाथ से उसको शेप देते हैं, पता है क्या? स्टार्टिंग में वो एक डिस्क होता है, वही घूमता है, फिर उसी को शेप मिलता है। तो वही बात हो रही है कि उसको रोटेशन में दिया है, मतलब आपका फ्रीक्वेंसी है 100 RPM, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 100/60, 2 5 2 3 RPS। अब मैंने जैसे बोला इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्क, है ना, डिस्क। इसका मास दिया हुआ है, मास ऑफ डिस्क कितना दिया है? 10 kg, है कि नहीं? और रेडियस ऑफ डिस्क 0.4 मीटर। बड़ा मजेदार चीज है, देखिए क्या होता है, ये आपका डिस्क है ना, और यहाँ से ये घूम रहा है, ये घूम रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी मास है और ये इसका डिस्क का रेडियस है, ये रेडियस है RD। अब होता क्या है ना, अचानक थोड़ा सा वो जो क्ले होता है ना जिससे मटका बनता है, उसका थोड़ा सा टुकड़ा गिर जाता है इधर। अच्छा बोला उसको टुकड़ा मत गिनो, उसको पार्टिकल समझो, ठीक है। फिजिक्स में क्या करते हैं, सिंप्लीफिकेशन पार्टिकल। ये टुकड़ा जो गिरता है ना, उसका यहाँ से जो डिस्टेंस है ना वो x है। अच्छा, टुकड़ा गिरने के बाद फिर फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी ना,
क्योंकि अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, क्योंकि और चीज़ आ गई है। तो फ्रीक्वेंसी ये नहीं रहती है। देखो क्ले का जो मास है कितना दिया है, क्ले का 1.6 kg और डिस्टेंस x है, ठीक है। और बोला फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, कितनी हो गई फ्रीक्वेंसी n2 सर 80 आरपीएम हो गई। 80 का मतलब 80/60 4/3 आरपीएस हो गया। तो बोला कितने डिस्टेंस पे गिरी होगी वो, कि फ्रीक्वेंसी 100 से 80 पे आ गई, वो क्या डिस्टेंस है। अलग से तो कोई फोर्स टॉर्क अप्लाई हो नहीं रहा है, तो हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या है भाई, एक तो ओमेगा में और एक फ्रीक्वेंसी में। सर फ्रीक्वेंसी तो हम लोग आई एन ही लेते हैं सर, आई एन I1 N1 इज इक्वल टू I2 N2। I1 N1 कब है, बिना क्ले के, अकेला डिस्क घूम रहा है। और डिस्क का आपको पता है ना फॉर्मूला, हाफ मास ऑफ डिस्क इनटू रेडियस ऑफ डिस्क स्क्वायर, हाफ mr स्क्वायर इनटू N1 इज इक्वल टू। अभी जब I2 की बात होगी ना तो ध्यान देना पड़ेगा, I2 सिर्फ डिस्क नहीं, डिस्क तो है भाई, डिस्क तो है वो मैं मानता हूँ, मगर साथ में डिस्क के साथ अब क्ले भी घूम रहा है, तो उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। तो उसका मास और उसका जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, मतलब मास ऑफ क्ले इनटू द एक्स, सॉरी डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू n2। समझ गया? बस अब क्या है, कुछ नहीं है, वैल्यूज डालो, x निकालो, डालते हैं वैल्यूज। हाफ मास ऑफ डिस्क, भाई कितना है मास ऑफ डिस्क 10, रेडियस ऑफ डिस्क 0.4 स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी n1 5/3 सर इज इक्वल टू हाफ 10 0.4 स्क्वायर प्लस मास ऑफ क्ले 1.6 x स्क्वायर इनटू n2 सर, n2 इज 4/3। क्या कटता है सर, 2 से का 3 काट देते हैं, इतना ही कटेगा, नहीं तो कुछ नहीं कटेगा, ध्यान देना। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2 5 इंटू 0.16 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 0.16 प्लस 1.6 x स्क्वायर इंटू 4। ये 4 में नीचे ले आता हूँ, 5 इंटू 0.16 इंटू 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू, इसको 16 5 से 80 तो 0.8 प्लस 1.6 x स्क्वायर, ठीक है। 4 कटेगा 0.04, 5 5 से 25, 25 होगा 100, पॉइंट है तो 1 बचा रे, बड़ा इजी हो गया, बड़ा इजी। 1 इज इक्वल 0.8 प्लस 1.6 स्क्वायर, इसको लेफ्ट में लाओ, 1 माइनस 0.8 इक्वल 1.6 x स्क्वायर, 0.2 अपॉन 1.6 इक्वल x स्क्वायर इज इक्वल 2/16 इक्वल 1/8, x इज इक्वल 1 अपॉन √8। लॉग टेबल से करना पड़ेगा, अभी तो मैं दे देता हूँ, आपको तो लॉग से करना पड़ेगा। बड़ा इजी था, ये अकेला और ये 2 जन इक्वेट कर दो, ये आपका आंसर है। आई होप इट वाज इजी लेक्चर टुडे। आज का लेक्चर तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे लगा इंटरेस्टिंग भी है और इजी भी है। सब न्यूमेरिकल भी आपको मैंने कराया दोनों, देखा आपने कि न्यूमेरिकल्स इजी हो तो लोगों को डर लगता है, वैसा कुछ है नहीं। और मोस्टली तो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो मेरा ये चैप्टर हो जाएगा। अच्छा बड़ा चैप्टर है तो डेफिनेट टाइम लगा है, और मैं नहीं चाहता तो बहुत बड़ा बड़ा वीडियो बनाऊँ, इसलिए छोटा छोटा बनाया आपके लिए। और नेक्स्ट लेक्चर में 100% विल कंप्लीट द चैप्टर। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आप 100% सेटिस्फाइड हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और अगर नहीं तो प्लीज़ कमेंट में कमियाँ बताइए जिसको मैं इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।